लेकिन इसके पहले लेते हैं थोड़ा रिवीजन। एंगुलर मोमेंटम में हमने क्या स्टडी किया था देखो। तो उसमें हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं एल बार से, और एंगुलर मोमेंटम को ही कहा जाता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंट ऑफ कपल मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे रहेगा मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है तो मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे हम लोग उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। तो अगर हम इस पी बार की जगह पे एम वी बार पुट करेंगे, इनटू एम वी बार पुट करेंगे, तो हम लोग इस m को बाहर निकाल के अंदर हमें क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा r बार का और v बार का। तो ये r यहाँ पे परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ऐसे हमने देखा था। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो इसी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं m v r साइन थीटा के फॉर्म में l बार को, ये इसकी मैग्नीट्यूड होगी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा, और इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एम वी, ये आर साइन थीटा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। देखो इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है फर्स्ट पार्ट में। तो इसको बोलते हैं आर परपेंडिकुलर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एम आर इंटू वी परपेंडिकुलर। तो ऐसे दो इक्वेशंस हमने बनाए थे। इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड। इसको हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड, और इसको बोलेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था। ये था ट्रांसलेटरी बॉडी का। ट्रांसलेटरी बॉडी के लिए ये फॉर्मूला और ये डेफिनेशन हमने लर्न की थी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। It is a product of linear momentum and perpendicular distance from the axis of rotation called as angular momentum. ये definition हमने first part में देखी थी। तो आज हम लोग angular momentum of rotatory body, rotating body का angular momentum निकालने वाले हैं। ये translatory body का हमने निकाला था। तो चलो start करते हैं आज का lecture। तो देखो बच्चों, आज का टॉपिक है angular momentum of pure rotating body और एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला हमने लर्न किया है ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक में, इसको डिटेल में हमने स्टडी किया है। तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब L को हम लोग इस I के फॉर्म में लिखने वाले हैं। अभी तक हम लिख रहे थे लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में, अब इस एंगुलर मोमेंटम को हम लोग इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें एक्सप्रेशन स्टडी करना होगा। देखो आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया है उन्होंने, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योर रोटेटिंग बॉडी। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है? रोटेटिंग बॉडी का होता है। ट्रांसलेटरी बॉडी के लिए तो m होता है, मास होता है। तो उसके लिए मास के फॉर्म में जो इक्वेशन हमने देखा L इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर, तो ये इक्वेशन हमने देखा, मतलब ये m के फॉर्म में है। इसका मतलब ये ट्रांसलेटरी बॉडी है, और m किसको रिप्लेस करता है? रोटेटिंग बॉडी को, I। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में हम लोग एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक रोटेटिंग बॉडी कंसिडर करने वाले हैं। सपोज ये रोटेटिंग बॉडी मैंने कंसिडर की, इसमें मैं कुछ मासेस कंसिडर करने वाली हूँ। सपोज ये टोटल बॉडी का मास हमने कैपिटल M कंसिडर किया, और यहाँ ये छोटे छोटे मासेस से बना है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। तो ये सभी पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा जितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहे हैं। तो हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच रोटेटिंग बॉडी, ईच पार्टिकल ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज सेम एवरीवेयर। मतलब यहाँ पे अगर मैं एक मास कंसिडर करूँ, सपोज दिस इज m1, दूसरा मास कंसिडर करूँ m2, तीसरा मास कंसिडर करूँ mn, सपोज ऐसे टोटल mn मासेस हमने कंसिडर किए। तो m1, m2 अप टू mn, इन सभी की एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे सेम रहेगी। रोटेटिंग बॉडी के सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, सिर्फ लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे इसकी लीनियर वेलोसिटी कहाँ रहेगी? टेंजेंशियल फॉर्म में। इसकी लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल फॉर्म में, ये टेंजेंशियल फॉर्म में v1, v2, v3 रहेगी। v2 ये vn और ये
v1। तो इनकी ये लीनियर वेलोसिटी हो गई, बट एंगुलर वेलोसिटी इन सभी की ओमेगा ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। याद रखो रोटेटिंग बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है क्योंकि वो इक्वल एंगल कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यहाँ पे इनका जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सपोज मैंने r1 कंसिडर किया, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने r2 कंसिडर किया और इसका डिस्टेंस मैंने rn कंसिडर किया। तो यहाँ पे मैंने ये डिस्टेंस r1 r2 अप टू rn कंसिडर किया। तो ये है रोटेटिंग बॉडी। अब हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो देखो बच्चों, इसकी लीनियर वेलोसिटी पहले हम लोग निकाल लेते हैं। मैंने आपको बोला कि लीनियर वेलोसिटी इसकी चेंज होगी, एंगुलर वेलोसिटी वही रहेगी बट लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहाँ पे हमें रिलेशन पता है v1 एंगुलर वेलोसिटी का और लीनियर वेलोसिटी का। v1 इज इक्वल टू, सपोज मैंने ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए निकाली, v1 इज इक्वल टू हमें मिलेगी r1 इंटू ओमेगा। Similarly, for V2 we will get the R2 into omega. In this way we will get up to Vn is equal to Rn into omega. तो ये हमें मिली लीनियर वेलोसिटी। इसके ऊपर से हम लोग इसका लीनियर मोमेंटम निकालेंगे। As we know that what is the formula for linear momentum? लीनियर मोमेंटम के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं P। लीनियर मोमेंटम सब पार्टिकल्स के लिए हम लोग निकालेंगे। लीनियर मोमेंटम के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं P। P1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पहले निकाल लेते हैं, फिर हम उसको वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। तो P1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, m1 इंटू v1। ये फॉर्मूला है क्योंकि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मैंने यहाँ पे डाला m1 इंटू v1, बट v1 इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू r1 ओमेगा। सो वी कैन पुट हियर m1 r1 ओमेगा। ओमेगा इज सेम फॉर एवरीवेयर। सो P2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा m2 इंटू v2, दैट इज इक्वल टू m2 r2 ओमेगा। इन दिस वे वी विल गेट अप टू Pn। सो Pn इज इक्वल टू mn vn, दैट इज इक्वल टू mn rn इंटू ओमेगा। तो ये हमें मिले लीनियर मोमेंटम। देखो v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा होता है, p1 इज इक्वल टू m1 v1 होता है। अब हम निकालते हैं इसके ऊपर से एंगुलर मोमेंटम। एज वी नो दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। सो L1 इज इक्वल टू, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, L1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा p1 इंटू r1, क्योंकि हमने देखा इसका रिलेशन क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये दोनों का प्रोडक्ट मैंने लिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, P1 की वैल्यू डाल दो। P1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, m1 r1 ओमेगा। तो अगर मैं डालती हूँ m1 r1 ओमेगा इंटू ये r1 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। सो दिस r1 एंड दिस r1 वी विल गेट द r1 स्क्वायर। सो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। दिस इज फॉर पार्टिकल 1। इन दिस वे वी विल गेट द पार्टिकल 2। डायरेक्टली ये लिख रही हूँ मैं, m1 r2 square into omega. Similarly, up to particle ln is equal to mn rn square into omega. तो ये हमने इंडिविजुअल पार्टिकल का निकाला। अगर हमें होल बॉडी का लीनियर मोमेंटम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन सभी पार्टिकल्स की एडिशन करेंगे। सो टोटल मोमेंटम L इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस अप टू Ln। तो इन सबको ऐड करने के बाद हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, L1 मिल रहा है हमें m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस अप टू mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। सो दिस इज m1 r1 स्क्वायर इन ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर ओमेगा। तो इन सबको ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे ओमेगा कॉमन निकाल सकते हैं। तो L इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ब्रैकेट में m1 r1 स्क्वायर ओमेगा कॉमन निकाला है प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 अप टू mn rn स्क्वायर, डायरेक्टली लिखती हूँ mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। सो देखो बच्चों, ये किसका फॉर्मूला है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दैट इज इक्वल टू mr स्क्वायर। तो यहाँ पे हम होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं। अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स का लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m1 r1 स्क्वायर
प्लस m2r2 स्क्वायर अप टू mn स्क्वायर। इसका मतलब ये इक्वेशन की जगह पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल सकते हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा I इंटू ओमेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको एनालॉग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या मिलता है, मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो रोटेटिंग बॉडी में मास को कौन रिप्लेस करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी को कौन रिप्लेस कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब P इज इक्वल टू एम वी, ये ट्रांसलेटरी मोशन में होगा, और रोटेशनल मोशन में L इज इक्वल टू मतलब एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा होगा। तो ये है एनालॉगस ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रोटेशनल मोशन। तो ये फॉर्मूला हमें मिला मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अब देखते हैं इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, मतलब वेक्टर फॉर्म में हमें क्या मिलेगा। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमें क्या मिलेगी, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो देखो ये सिंगल पार्टिकल के लिए हम लोग निकालते हैं। हमें पता है, सपोज मैंने ये होल बॉडी का ये मोमेंटम लीनियर वेलोसिटी ली, तो होल बॉडी का मास है m, यहाँ से हम लोग एक डिस्टेंस कंसिडर करते हैं r, तो ये उसका रेडियस वेक्टर है r, और ये उसका वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी। तो हम कैसे लेते हैं, r से v की तरफ जाते हैं हम लोग, r क्रॉस v होता है ना, r बार क्रॉस v बार होता है। तो r से हम कहाँ जा रहे हैं, v की तरफ। ये r है, ये v है, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करते हैं किसकी तरफ, r से v की तरफ, और जब जहाँ थंब की डायरेक्शन रहेगी वही आपके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन रहेगी। तो r से v की तरफ जाओ, r से v की तरफ गए, थंब अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डॉट वाला सिंबल यूज करते हैं। मतलब यहाँ एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन रहेगा। वही डायरेक्शन किसका होता है, एंगुलर वेलोसिटी का। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन रहेगा वही डायरेक्शन किसका हमें मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम का मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग राइट हैंड थंब रूल ही यूज करेंगे हमेशा डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो इसी को कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योर रोटेटिंग बॉडी, और इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल। इसमें हम 2 केसेस स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअली ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गएंगे वो भी मैं आप लेने वाली हूँ, बट पहले इसकी थियोरी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो इसकी 2 पॉसिबल केसेस हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सपोज एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, ये पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो ये पार्टिकल का मास हम लोग m कंसिडर करेंगे, और इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है अलोंग दिस पॉइंट, मतलब अलोंग सेंटर। इस सेंटर को मैंने O नाम दिया। तो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलोंग O पॉइंट। तो ये एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमें इसकी रेडियस लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, r बार क्रॉस p बार, r बार क्रॉस p बार। तो यहाँ पे r क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो p बार की जगह पे हम लोग, या फिर हम ले सकते हैं mv r परपेंडिकुलर। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है यहाँ पे। इसका मास m है, तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगा, क्योंकि देखो इसकी वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ये रहेगी। तो ये इसका v बार और ये इसका r, मतलब रेडियस पोजीशन वेक्टर, इसको हम r बार कहेंगे। तो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करती हूँ यहाँ तक। तो देखो यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है, इट इज ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये r बार है और ये v बार है। तो इसका मोमेंटम जो है अलोंग दिस पॉइंट हम लोग निकालेंगे mvr परपेंडिकुलर। और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, देखो यहाँ से कल मैंने राइट हैंड थंब रूल यूज करने के लिए बोला है, r से v तक हमें अप्लाई करना है। तो r और ये v मतलब कहाँ पे आ रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे हमें डायरेक्शन मिल रही है अपवर्ड के लिए ये सिंबल है इस पॉइंट का। अभी ये पार्टिकल यहाँ से चलते चलते यहाँ तक गया सर्कुलर मोशन में। अभी इसके अलोंग जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या रहेगा,
वो भी आर ही रहेगा, इसका मास एम ही है, और इसकी ये वेलोसिटी मतलब वापस यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 90 डिग्री एंगल मिल रहा है, और ये आर बार, और इसकी डायरेक्शन देखो यहाँ पे भी क्या मिल रही है, ऐसे मूव हो रहा है, डायरेक्शन ये मिल रही है, मतलब यहाँ पे भी उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। फिर वापस से पार्टिकल चलते चलते यहाँ पे आया, तो इसकी ये वेलोसिटी, मास और ये पोजीशन वेक्टर आर बार, इसको एक्सटेंड किया हमने, तो ये 90 डिग्री एंगल, ये वी बार, वापस यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है वो भी अपवर्ड ही हमें मिलेगी, मतलब यहाँ पे भी अपवर्ड डायरेक्शन, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें अपवर्ड डायरेक्शन ही मिलेगी परपेंडिकुलर वेक्टर की, ये मास और ये आर बार, तो यहाँ पे भी हमें अपवर्ड ही, देखो यहाँ पे कर्ल फिंगर्स करो, कर्ल फिंगर्स और ये डायरेक्शन, मतलब ये जो पार्टिकल है इसका अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे अलोंग द सेंटर, तो वो एंगुलर मोमेंटम हमें सेम मिल रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट हियर। एंगुलर मोमेंटम क्या है, सेंटर के साथ हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम हमें मिल रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम को हम कांस्टेंट कब बोल सकते हैं, एक बात याद रखो, एंगुलर मोमेंटम को हम कांस्टेंट तभी बोल सकते हैं जब उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगी और डायरेक्शन भी सेम रहेगी। जब ये दोनों चीजें यहाँ पे सेम रहेगी तभी हम लोग उसको कांस्टेंट ये वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन चेंज तो हम लोग इसको कांस्टेंट नहीं बोल सकते। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जब दोनों चीजें सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड अगर सेम है लेकिन डायरेक्शन कहीं और है, तो हम उसको कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। इसके लिए दूसरा केस मैं आपको बताती हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। अभी देखो वही पॉइंट हमने कंसीडर किया है, वही पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व हो रहा है, बट इसका एंगुलर मोमेंटम हमें अबाउट दिस पॉइंट निकालना है। पहले हमने अबाउट दिस पॉइंट निकाला था, अब दिस पॉइंट निकालना है। तो हमें पोजीशन वेक्टर यहाँ से लेना पड़ेगा, डिस्टेंस r हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हमने डिस्टेंस r लिया तो देखते हैं उसका पोजीशन एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा। तो मैंने यहाँ से इसका डिस्टेंस लिया r, ये डिस्टेंस हमने कंसिडर किया r बार। तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं यहाँ से ऐसे, और इसके इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो इस डायरेक्शन में रहेगी v बार। तो देखो ये जो है पोजीशन वेक्टर और r दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही आ रही है, बट यहाँ पे हमें ये इस डायरेक्शन में, बट एक्चुअल में वो नीचे की डायरेक्शन में है, ऐसा उसका मीनिंग है। मतलब देखो मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज करती हूँ इसको। देखो कंसीडर करो, ये रिंग है, वो यहाँ पे पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, और हमें ये पार्टिकल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इस पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें। मतलब ये एक्सिस ऐसा है, और इस एक्सिस के यहाँ पे सपोज इस पॉइंट पे हमें, ये P पॉइंट है उसका, इस पॉइंट के अबाउट हमें सेंटर ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो ये पॉइंट से ये हो गया पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग लेने वाले, मतलब ये वाला। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे आएगा पोजीशन वेक्टर का, और ये उसकी वेलोसिटी है। तो देखो मतलब यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर हमने ऐसे लिया है उसका, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब नीचे की डायरेक्शन में आएगा। मतलब ऐसे अगर हम इसको देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या दिख रहे, परपेंडिकुलर दिख रहे। ये रेड वाला रेडियस वेक्टर है, और ये पेन मतलब उसका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और r ये दोनों एक दूसरे को क्या दिख रहे, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर हमने लिया तो हमें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या मिलती है। देखो अभी मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे सबकी सेम रहेगी, क्योंकि r तो चेंज नहीं होने वाला। इस पॉइंट से अगर हम r सभी डायरेक्शन में निकालेंगे तो वो सभी डायरेक्शन में ऐसे कोन फॉर्म होगा, मतलब सबके लिए r सेम रहेगा। बस चेंज क्या होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होगा। कैसे, देखो तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग, यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में रेडियस वेक्टर है परपेंडिकुलर। तो अगर मैंने वहां से ऐसा उसका डायरेक्शन निकाला तो ये कर्ल फिंगर्स यहाँ पे आएंगे, कर्ल फिंगर वेलोसिटी की ओर। ऐसे कर्ल फिंगर्स किए तो ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आता है। मतलब एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन यहाँ पे रहेगा, ये होगा आपका एल बार। वही अगर मैंने यहाँ से निकाला तो यहाँ पे भी, यहाँ पे रेडियस वेक्टर और ये उसका वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। मतलब सभी जगह पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ऐसे सभी डायरेक्शन में बाहर की तरफ एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन रहेगा। इसका मतलब क्या, अबाउट दिस पॉइंट एंगुलर मोमेंटम का
LP बार, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड इज सेम, बट डिरेक्शन इज वेरिएबल, डिरेक्शन इज वेरिएबल। इसका मतलब LP बार यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा क्या? नेवर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज है, और ये वेक्टर क्वांटिटी, इसमें हमें दोनों को कंसीडर करना ही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं LP बार इज नॉट कांस्टेंट हियर, यहाँ पे LP बार कांस्टेंट नहीं है। तो याद रखो, अगर हम एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में उसके सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सेम होता है, बट यहाँ पे इस एक्सिस पे कहीं पे भी अगर वो एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है अबाउट एनी पॉइंट, देन दैट इज नॉट कांस्टेंट हियर, दैट इज वेरिएबल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है JEE में। मैं आपको बताती हूँ वो 2 क्वेश्चंस क्या थे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या था, JEE 2012 और 2014 दोनों में क्वेश्चन आया था, बट 2012 में P और O दोनों के पॉइंट के अलोंग उन्होंने एंगुलर मोमेंटम पूछा था, बट 2014 में सिर्फ O पॉइंट के अलोंग पूछा था। तो क्वेश्चन देखो क्या था, अ पार्टिकल ऑफ मास m tied to a massless string and whirled in a circle with angular velocity omega, then the angular momentum at point P and O दोनों के अलोंग एंगुलर मोमेंटम उन्होंने पूछा था, क्या रहेगा। तो अभी ऑलरेडी हमने केस 1 केस 2 डिस्कस किया है, उसमें हमने देखा कि सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेम होता है, बट पीक पॉइंट के अबाउट मोमेंटम चेंज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं LP बार एंड LO बार बोथ आर कांस्टेंट, मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहेगा। LP बार इज कांस्टेंट बट LO बार इज वेरिएबल, नो, सेंटर के यहाँ पे कांस्टेंट होता है और P पॉइंट के यहाँ पे वेरिएबल, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखो LP बार इज वेरिएबल बट LO बार इज कांस्टेंट, तो ये D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन 2014 में पूछा था, बट वहां पे सिर्फ अबाउट द सेंटर पूछा था, मतलब वहां पे, और मैग्नीट्यूड चेंज, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड वेरिएबल, डायरेक्शन वेरिएबल, ऐसे ऐसे वहां पे ऑप्शंस दिए थे। मैंने नोट्स में डाला है वो क्वेश्चन, बट एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। ओके, देखो बच्चों, JEE 2016 में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ये ट्रांसलेटरी मोशन के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन देखो क्या है, दिखने में बहुत हॉरिबल दिख रहा है बट बहुत इजी है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग अ स्क्वायर ऑफ अ साइड A। एक पार्टिकल है m मास का, ये ऐसे मूव कर रहा है, मूविंग अलोंग अ स्क्वायर ऑफ अ साइड A, स्क्वायर शेप में मूव कर रहा है, और उस हर एक स्क्वायर की साइड कितनी है, A जितने डिस्टेंस पे है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन XY प्लेन, XY प्लेन में मूव कर रहा है एज शोन इन फिगर। फिगर आपको क्लियर है। देखो यहाँ से ये पार्टिकल का ओरिजिन से हमने ये डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर कंसीडर किया है r बार। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है, A to B, B to C, C to D, D to A, ऐसे मूव कर रहा है, जिस स्क्वायर की साइड्स कितनी है, A जितनी साइड्स है। तो उन्होंने पूछा है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग रहेगा, फॉल्स रहेगा, ये उन्होंने पूछा है। तो चलो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, इसमें से गलत कौन सा आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमें L बार निकालना है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी है और उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। तो देखो हमें पता है L बार का फॉर्मूला क्या होता है, MVR परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे R परपेंडिकुलर हमें लेना है और उसकी डायरेक्शन भी हमें निकालनी। डायरेक्शन के लिए हम लोग K कैप यूज करने वाले हैं, हमें पता है ना, यूनिट वेक्टर हम लोग हमेशा डायरेक्शन के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे K कैप मतलब अलोंग Z एक्सिस इसकी डायरेक्शन है। तो अगर प्लस K कैप है, तो पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता है ये अगर Z एक्सिस है, यहाँ पे ऐसा Z एक्सिस है, तो इसके सेंटर से नीचे की डायरेक्शन में रहेगा माइनस और ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा प्लस। अगर नीचे की डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आ रही है तो हम माइनस K कैप लेंगे, और ऊपर की डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम आ रहा है तो प्लस K कैप लेंगे। तो देखते हैं इसकी डायरेक्शन क्या आएगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें R परपेंडिकुलर लेना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर का ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब R cos 45, और ये रहेगा R sin 45।
यहाँ पे उन्होंने कैपिटल आर दिया है तो हम लोग कैपिटल आर ही लेते हैं। तो ये रहेगा कैपिटल आर साइन 45, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है, आर परपेंडिकुलर। तो देखो पहले हम लोग निकालते हैं ए टू बी के लिए। पार्टिकल जब यहां से यहां जा रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, आर साइन 45 ही आ रहा है। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एम वी आर साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। मतलब हमें क्या मिलेगा, एम वी आर डिवाइड बाय √2, 1/√2 से डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद हमें डायरेक्शन भी निकालनी है इसकी। तो डायरेक्शन देखो क्या आएगी, ये मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड किया, ये हो गया आर बार और ये रही उसकी वेलोसिटी वी बार। ये वेलोसिटी और ये आर बार। डायरेक्शन निकालो। अगर हम इसको ऐसे कल करेंगे तो फिंगर कहाँ जा रहा है, थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। ऐसे कल किया, थंब नीचे की डायरेक्शन में, मतलब जेड एक्सिस की नीचे की साइड आ रही है, मतलब माइनस के कैप हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रहेगा माइनस के कैप। मैंने आपको बोला नीचे की साइड माइनस के कैप, ऊपर की साइड प्लस के कैप। तो यहाँ पे माइनस के कैप, मतलब ये ए टू बी के लिए ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं सी टू डी के लिए। ये सी टू डी है। सी टू डी के लिए क्या आएगा, देखो यहाँ पे सेम रहेगा, एम वी आर परपेंडिकुलर, एम वी आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे ये डिस्टेंस रहेगा सी टू डी के लिए। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, आर साइन 45 प्लस उसमें ये ए ऐड हो रहा है, राइट। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, एम वी आर साइन 45 प्लस ए ऐड करना पड़ेगा। और साइन 45 कितना होता है, 1/√2। मतलब एम वी आर डिवाइड बाय √2 प्लस ए, ये डिस्टेंस रहेगा। और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, यहाँ पे ये सीधा यहाँ तक अगर हमने खींचा तो ये सीधा यहाँ से जाएगा। और नीचे की डायरेक्शन मतलब आर से लेके इस साइड पे, तो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब के कैप। बट यहाँ पे देखो नीचे की माइनस के कैप। लेकिन हमें सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, ये माइनस एम वी आर बाय √2 प्लस ए के कैप आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या दिया है, एम वी आर बाय √2 माइनस ए के कैप। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नीचे की भी चेक कर लो, एम वी आर बाय B2C के लिए देखो, B2C के लिए हमें मिलेगा r बाय √2 प्लस ए, इसमें भी प्लस ए ऐड करना पड़ेगा। ये पोजीशन वेक्टर यहाँ से जाएगा, ऐसे पोजीशन वेक्टर जाएगा, वेलोसिटी के ऊपर है, मतलब ऐसे, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, r बाय √2 प्लस ए और यहाँ पे प्लस के कैप, ऊपर की डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। D2A के लिए देखो, D2A के लिए नीचे आ रहा है, मतलब पार्टिकल ये तो सेम ही आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे वापस पार्टिकल A to B के लिए यहाँ से ही हमने लिया था, यहाँ पे सेम रहेगा r बाय आर साइन 45। इसके लिए भी सेम रहेगा, इसके लिए भी सेम रहेगा। मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बस डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये आर है, मतलब ऐसे हम लोग ले रहे हैं। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, बस ये जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, दैट इज फॉल्स। तो समझ में आया सबको। ये ट्रांसलेटरी मोशन के ऊपर था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेटरी बॉडी के लिए। उसके बाद 2005 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखो, अ पार्टिकल इज मेड टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ डिक्रीजिंग स्पीड। स्पीड चेंज हो रहा है पार्टिकल का, और पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट देखो क्या दिए, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ओनली द डायरेक्शन ऑफ एल बार इज कांस्टेंट, acceleration is always directed towards the center and particle moves in a spiral path। अभी ऑलरेडी यहाँ पे बोला है सर्कुलर पाथ, तो स्पाइरल पाथ ये आंसर तो आएगा ही नहीं, ये तो गलत ही है। अब बाकी के ऑप्शंस हम लोग चेक करते हैं। देखो पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है और इसका स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ होता तो हम कंसीडर करते कि इसका एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता। लेकिन देखो मेरा एक वीडियो है, मैंने वहां पे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन एक्सप्लेन किया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, रेडियल एक्सेलरेशन तो है ही, सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर है ही, लेकिन अगर पार्टिकल का स्पीड चेंज हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। इसका मतलब ए बार इज नॉट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ओनली।
टेंजेंशियल भी है और टुवर्ड्स द सेंटर भी है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग है। अब चेक करते हैं एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है कि नहीं। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मतलब उसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होनी चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो सपोज कंसीडर करते हैं ये पार्टिकल यहाँ पे है और यहाँ से ये उसका पोजीशन वेक्टर आर बार और ये वी बार। तो पहले हम मैग्नीट्यूड देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला है एम वी आर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है क्लियरली कि डिक्रीजिंग स्पीड, मतलब v क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर v चेंज हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे उसका L का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है और उसके सेंटर के यहाँ पे डायरेक्शन अगर हम लोग चेक करें तो ये आर बार, मतलब यहाँ पे भी कौन सी आ रही है, अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे भी अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे भी अपवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पे भी अपवर्ड, मतलब सभी यहाँ पे डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर स्पीड चेंज हो रहा है इसका मतलब उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट होता है, जब उसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों भी सेम रहेगी, तब हम उसको बोल सकते हैं कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन ये भी रॉन्ग आएगा। बस करेक्ट कौन सा आएगा, ओनली द डायरेक्शन ऑफ एल बार इज कांस्टेंट। ये जेई 2005 में कितना इजी क्वेश्चंस पूछा गया था देखो। तो देखो जेई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं होते, मैं वापस बताती हूँ आपको। बस थोड़ा थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग आपको लगाना है और थोड़ा ट्विस्ट करके वो क्वेश्चंस पूछते हैं। बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी होता है और थियोरी से रिलेटेड अपने जो टॉपिक्स है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस वो लोग डालते हैं। तो सिर्फ थोड़ा डीप में आपको स्टडी करना है। तो अब टाइम आ गया नोट्स का। चलो नोट्स कॉपी कर लो। आज हमने ये टॉपिक स्टडी किया, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, दिस वन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स ऑफ प्योर रोटेटिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम। ये वही टॉपिक जो हमने एक्सप्लेन किया है। पेज नंबर 78, 79, 80, 81, 82, 83 पेज नंबर, दिस वन इज 84। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय। Welcome to Omega Open Course. The conservation of angular momentum is one of the fundamental laws of physics, and many good problems of rotational dynamics requires one to use conservation of angular momentum. But majority of the students struggle while writing the angular momentum, and precisely because of that they find rotational dynamics the toughest topic in high school physics. In this video we will discuss how to write angular momentum of any system about any given point at high school level. We will not be discussing what angular momentum is, that requires a separate video of its own. Our focus in this video is entirely on writing the angular momentum of a given system about any point. At high school level, in problems involving angular momentum, we encounter three different situations: pure translation, pure rotation, and situation where rotation and translations are combined. These three situations require three different approaches. Let us tackle them one by one. A body is said to be in pure translation if all points on the body move with the same velocity. In other words, a body is in pure translation if, when seen from its center of mass, the body is at rest. So if this block moves in such a manner that its orientation does not change during the motion, then the body is in pure translation. It is not important whether it is moving on a straight line or along a curve. Its orientation must not change during the motion. In both these cases, if you look at the block from the frame moving with the center of mass of the block,
you will find the block to be at rest. But it is moving if such that its orientation is changing, then the body is not in pure translation. As you can see in this case, when seen from the frame moving with the center of mass of the body appears to be rotating. So different points on the body are moving with respect to the center of mass. This implies all points on the body do not have same velocity and hence the motion is not pure translation. Now suppose there is a body in pure translation. Let us call the line on which its center of mass is moving the line of motion of the body. Suppose we have to find the angular momentum of the body about a point. The magnitude of the angular momentum is product of linear momentum of the body and the perpendicular distance of the line of motion from the point. So if the mass of the block is m, its velocity v and the perpendicular distance of its line of motion from the point is r, then magnitude of its angular momentum about the given point is mvr. So far the direction is concerned, we can use the same system as we used in the direction of torque. If you have not watched our video on calculation of torque, you should watch it once. It will help you deal with the direction better. The link for the video is shown on the screen and given in the descriptions below. In this case, if you look at the block from the point, you will find it moving in clockwise direction and hence the direction of torque is clockwise. In case the block had been moving in opposite direction, the direction of angular momentum would have been anti-clockwise. But as in case of torque, this convention is only for the purpose of understanding. The actual direction of angular momentum vector is the perpendicular to the plane containing the motion and the point about which the angular momentum is being calculated. If the motion is in clockwise direction, the actual direction of angular momentum is into the plane. In case the motion is in anti-clockwise direction, the direction of angular momentum vector is out of the plane. Now let us move on to the case of pure rotation. If a rigid body moves in such a manner that there exists a point on the body which is at rest in our frame, then the body is said to be in pure rotation about that point. For example, when this disc is moving, the red dot on the disc is not moving. So the disc is in pure rotation about this red dot. Now suppose we have to find the angular momentum of the disc about the red dot. In this case, the magnitude of angular momentum is simply the product of angular speed of the disc and the moment of inertia of the disc about the axis perpendicular to the disc and passing through the red dot. The direction is simply the direction in which the disc is rotating, in this case clockwise. And as we discussed in the case of pure translation, if rotation is in clockwise direction, the actual direction of angular momentum vector is into the plane, and if rotation is anti-clockwise, the direction of angular momentum vector is out of the plane. Finally, let's consider a body moving in a manner which is neither pure translation nor pure rotation. For example, consider this moving disc. As you can see, there is no point on the disc which is at rest, so the motion of the disc is not pure rotation. Also, if you look at the disc from the frame moving with its center, the disc will appear to be rotating. So it's not in pure translation either. In such cases, the angular momentum of body about a given point is simply superposition of angular momentum due to translation of its center of mass about the given point and angular momentum due to its rotation about its center of mass. What this means is, first we draw the line of motion of center of mass and find its perpendicular distance from the given point. Let L1 be the product of linear momentum and perpendicular distance. So L1 is basically its angular momentum about the point, assuming it to be in pure translation. Also, the direction of L1 is clockwise. Then we look at the disc in the frame moving with its center of mass. In this frame, the disc is in pure rotation. So we find its angular momentum L2 in this frame by multiplying its moment of inertia with its angular speed. The direction of this angular momentum is anti-clockwise. The angular momentum of the disc about the given point is L1 minus L2. We have subtracted L2 from L1 because their directions are opposite. If the disc were rotating in clockwise direction, then angular momentum would have been L1 plus L2. It is very important to keep in mind that in case the body is rotating and translating simultaneously, the moment of inertia is always taken about the axis passing through its center of mass. It does not matter about which point the angular momentum is being calculated. So to summarize, the motion of a rigid body can be divided into three categories: pure translation, pure rotation, and having both rotation and translation. In case of pure translation, all points on the body have equal velocity. In that case, the magnitude of angular momentum about a given point is product of linear momentum of the body and the perpendicular distance of the line of motion from the given point. The direction of angular momentum is same as the direction in which the body is moving about the given point. In case of pure rotation, there exists a point on the body which remains at rest in our frame during the motion of the body.
If angular momentum is to be calculated about that point, then it is simply the product of moment of inertia about that point and angular speed of the body. If the rotation is clockwise, the direction of angular momentum is clockwise. If it rotates in other direction, the direction of angular momentum is opposite. When the body is both rotating and translating, we calculate the angular momentum due to pure translation of its center of mass about the given point, and then the angular momentum of body due to pure rotation about its center of mass, and then we add it. If both momenta have opposite direction, we subtract it. The concept cannot be understood properly without examples. Shown on the screen is the playlist containing solutions of the question involving angular momentum. Watch these videos and try to understand how angular momentum is being written. You may also like to watch our videos on other theories, tools and techniques of physics. Subscribe the channel and like our Facebook page for latest updates. Thank you for watching.